तो यार टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी में मेगुमी और यूजी की फाइट देखने के बाद, सेंडाई कॉलोनी में यूटा की फाइट देखने के बाद, टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में हकारी की फाइट देखने के बाद अब आती है लास्ट साकुराजिमा कॉलोनी, जिसमें कि हमें फाइट दिखाई जाती है माकी की, जो कि ज़ेनिन क्लैन को खत्म करने के बाद और अपनी बहन को खोने के बाद कंप्लीट मॉन्स्टर बन चुकी होती है। अब उसकी फाइट किससे होती है और आखिर क्यों माकी यूटा और हकारी जैसे सॉर्सरर्स की कैटेगरी में आने लग जाती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी है तो तुम्हें इस वीडियो में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो काफ़ी हद तक कनेक्टेड होने वाली हैं। तो इसलिए इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सो सीन की शुरुआत में हम देखते हैं माकी को, जो कि आराम से चलते चलते बिना कोई एफर्ट के बड़े से बड़े कर्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, एक्सॉर्साइज कर पा रही होती है, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे माकी मॉन्स्टर बन चुकी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, उसको ऐसा करते हुए देखने वाले बोलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कामू, जो कि काफी हद तक अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर चुका होता है और माकी के साथ इस कॉलोनी में एंटर करा होता है। क्योंकि अगर तुमने पिछली वीडियोस देखी है मेरी, तो तुम्हें पता ही होगा कि हर कॉलोनी में सॉर्सरर्स पेयर्स में ही जा रहे हैं एक्सेप्ट यूटा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोरितोशी कामो, यानी ये बंदा जहाँ माकी की तारीफ कर रहा है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, अपने आप पे बंदे को शर्म आ रही है, क्योंकि कामो फैमिली का हेड होने के बावजूद उससे उसकी गद्दी छीन ली गई है। और इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, तभी उन दोनों को बहुत जोरों की आवाज आती है और ये आवाज इस क्रिएचर की होती है, जो कि बैरियर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नोरितोशी कामो दिखाया जाता है, कामो क्लैन के मेंशन में। लेकिन वो वहाँ पे क्या पता है कि केंजाकू उसके क्लैन के हेड की जो गद्दी है उसको हत्या चुका है। अब आई डोंट नो पिछला हेड कौन था, शायद यही बंदा था आई थिंक, या फिर बनने वाला था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे केंजाकू बन चुका होता है, जिसके लिए वैसे तो प्रोसीजर होता है हमेशा किसी भी क्लैन का जो हेड बनता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़ेनिन क्लैन खत्म हो चुका है माकी की वजह से। गोजो क्लैन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है गोजो के सील हो जाने की वजह से। बचा कामो क्लैन, उसको तो ये हत्या ही रहा है, जिस वजह से केंजाकू उसे वहीं क्लियर कर देता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। बंदा करता भी क्या, निकल जाता भैया। इसके बाद वापस हमें सीन दिखाया जाता है साकुराजिमा कॉलोनी का, जहाँ पर कि इन दोनों को वो कर्स या फिर बोलूं क्रिएचर दिख चुका होता है। लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि ये कर्स्ड स्पिरिट है कि नहीं, क्योंकि दिखने में तो कर्स्ड स्पिरिट लग रही है, लेकिन उन्हें जो फील आ रही है, सेंसेशन आ रही है, वो जेन्युइन कर्स्ड स्पिरिट वाली नहीं है। और तभी ये क्रिएचर मामा करता हुआ तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ता है, इतनी तेज कि कामों के पलक झपकते ही माकी उसके बगल से गायब हो जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उस कर्स्ड स्पिरिट ने माकी पे अटैक किया और उसे दूर कर दिया। लेकिन स्टिल माकी रिएक्ट कर सकती थी उसकी स्पीड के साथ। इसके बाद माकी जब उस क्रिएचर पे अटैक करती है तो सरप्राइजिंग फॉर हर, उसकी सोच से वो क्रिएचर काफी ज्यादा फास्ट था। मतलब समझ रहे हो, माकी जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी ज्यादा फास्ट है, उसे भी इस क्रिएचर की स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही होती है। बट स्टिल असाइड हिज स्पीड, उसे अलग सी सेंसेशन आ रही होती है इस क्रिएचर से, मानो जैसे वो उसे जानती है पहले से। और तभी हमें ये रिवील करा जाता है कि ये नाओया है, जो कि सॉर्सरर था पहले, लेकिन अब एक कर्स्ड स्पिरिट बन चुका है। और ये पहले जो माँ कर रहा था ना, वो माँ की बोलना चाह रहा था। एंड ऑब्वियसली माँ की उसे यहाँ पर देख के काफी ज्यादा शॉक होती है। इसका सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि गाकुगांजी यानी प्रिंसिपल ने एक बार कामों से बोला था कि किसी भी सॉर्सरर को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए, मारने के लिए उसे कर्स एनर्जी के थ्रू या फिर कर्स टूल के थ्रू मारना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो वो सॉर्सरर कर्स स्पिरिट भी बन सकता है। और एग्जैक्टली यही नाओया के साथ होता है, उसे किसी भी तरीके की कर्स एनर्जी या फिर कर्स टूल की मदद से नहीं मारा गया था। एट द एंड माकी की माँ एक चाकू, नॉर्मल चाकू के थ्रू मारती है उसे। ये वीडियो देखी तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन क्योंकि माकी ही थी जिसने की उसकी अधमरी हालत करी थी, तो वो उसे ऑब्वियसली मारने आता है। और तभी अचानक से कामो नाओया यानी इस कर्स स्पिरिट पे एरोज के थ्रू अटैक करता है। बट वो एरोज इस बंदे के लिए काफी ज्यादा स्लो थे, लेकिन स्टिल माकी की अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ और कामो के टारगेट चेजिंग एरोज की वजह से वो उसे आसानी से फाड़ के रख देते हैं। और जब ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मरने ही वाला है, तो तभी
वो अचानक से अपने आप को एक कर्स्ड वॉर्म में क्रिएट कर लेता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और पावर अप करने के लिए, जैसा कि डैगन ने इस वीडियो में किया था। अब ऐसा होते देख मागी तुरंत ही कामो से बोलती है जल्दी से जल्दी उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि कामो ही है उन दोनों में से जो कि लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जिसके बाद कामो अपने पियर्सिंग ब्लड के थ्रू उस कर्स वॉर्म के आर पार अपना ब्लड पास कर देता है, जिसके बाद वो कर्स वॉर्म गायब होने लगता है, जल के खाक होने लगता है। और ऐसा होते हुए देख राहत की सांस लेता है कामो, क्योंकि उसे इसी बात की चिंता थी कि भैया बिना ट्रांसफॉर्मेशन के जब वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतनी ज़्यादा स्पीड थी उसमें, तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या ही होता। और तभी हमें ये रिवील कराया जाता है कि नाओया ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है और कामो के रियलाइज होने से पहले उस पर अटैक भी छोड़ चुका है। बट सरप्राइजिंगली कामो ठीक ठाक हालत में था, यानी कोई मेजर डैमेज नहीं आया था उसे, जिससे ये कर्स नाओया काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और ये बोलता है नॉट बैड, भले ही तुम पीस ऑफ ट्रैश हो लेकिन स्टिल एक क्लैन के नेक्स्ट हेड हो। और इस बात से हमारी बात क्लियर हो जाती है कि हाँ कामो नेक्स्ट हेड बनने वाला था, लेकिन उसकी जगह ले ली केंजाकू ने। इसके बाद हमें कामो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर उसने अपनी ब्लड की हेल्प से इस अटैक का इम्पैक्ट कम नहीं करा होता तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके हाथ, उसका सर सब उड़ चुका होता। जिस वजह से कामो को ये क्लियर हो जाता है कि अगर वो थोड़ी सी देर के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स हुआ ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसके बाद फाइनली कामो, माकी और कर्स नाओया की फाइट शुरू होती है, जिसके के दौरान नाओया अटैक करता है कामो पे, जिसको कि डिफ्लेक्ट करने आ जाती है बीच में माकी। और डिफ्लेक्ट करने के तुरंत ही बाद कामो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से कर्स नाओया का जगड़ लेता है और इसी पे जल्दी से माकी का नाम लेता है और उससे अटैक करने की बोलता है। जिसके बाद माकी अटैक तो करती है, लेकिन नाओया अपनी बॉडी को स्पिन करके उस अटैक का डैमेज मिनिमाइज कर देता है। जिसके बाद माकी ये एक्सप्लेन करती है कि बंदा और कोई नहीं है, नाओया है, यानी जेनिन क्लैन का मेंबर, जो कि अब कर्स में बदल चुका है। जो सुन के कामो थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन स्टिल उन सब लोगों के पास एक और एग्जाम्पल था जिसमें कि एक इंसान कर्स में बदल चुकी है, और वो था वो थी रीका। और इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि नाओया इस कर्स फॉर्म में भी अपनी कर्स टेक्निक यूज कर सकता था। इसके बाद कर्स नाओया उन दोनों से दुम दबा के उन दोनों के बीच से वहां से निकल जाता है, जिस पे कामो ये बोलता है कि क्या ये भाग रहा है, तो इस पे माँ की बोलती है कि नहीं, ये एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है। और माँ की समझ जाती है कि जब नाओया अपनी मैक्सिमम स्पीड रीच करेगा तब उन दोनों पर अटैक करेगा। जो सुन के कामो कांपने लग जाता है, क्योंकि भैया वो ऑलरेडी कर्स वॉर्म जब था तभी उसकी स्पीड सुपरसोनिक थी, और अब इस फॉर्म में उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी ही होगी। जिस पे माँ की भी लाइक हम कर भी कह सकते हैं, अपना अटैक प्रिपेयर करते हैं और क्या। जिसके बाद माँ की कामो के ब्लड मैनिपुलेशन के साथ रेडी हो जाती है उस पर अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक के लिए। लेकिन अभी भी कर्स नाओया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, बंदा और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जा रहा होता अपनी। और इस पैनल को देख के तुम समझ ही सकते हो कि किस हद तक स्पीड बढ़ चुकी है नाओया की। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाओया फाइनली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और माकी पे इसी स्पीड के साथ अटैक करता है, एंड एज अ रिजल्ट माकी की कुछ ऐसी हालत कर देता है और ये बोलता है नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बंदी से हारा था। अब इससे पहले कि नाओया माकी के साथ कुछ करता, अरे नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं यार, मेरे कहने का मतलब है उसे जान से खत्म करता, उस पर अटैक कर देता है कामो अपने एरोस के थ्रू, और बिना कोई मौका दिए फिर से अपने ब्लड मैनिपुलेशन की हेल्प से उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे नाओया ये क्लियर करता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम्हारी औकात नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लड़ने की। लेकिन कामो ये सुनने के बावजूद रुकता नहीं है और उस ब्लड की हेल्प से नाओया पे अटैक कर देता है, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत उसे डैमेज भी पहुंचता है। बट स्टिल नाओया का ध्यान इस चीज पे था कि इतना सारा ब्लड कहाँ से आया इस पे, क्या ये ब्लड बैग्स यूज कर रहा है या फिर ये इसी का ब्लड है, और अगर इसी का है तो ब्लड लॉस से नहीं मर जाएगा क्या ये। लेकिन क्योंकि वो ब्लड कामो के आसपास ही घूम रहा था तो नाओया को समझ में आया था, उसे रियलाइज होता है कि कामो उस पूरे ब्लड को बाहर रखने के बावजूद उस ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो भी करा रहा है, सर्कुलेट भी करा रहा है, सो डैट वो ब्लड लॉस से ना मरे। बट स्टिल नाओया ये भी समझ जाता है कि ऐसा करना आसान नहीं था, काफी ज्यादा टायरिंग था, और एट द एंड अगर ये बैटल लंबी खिंचती है तो कामो ऐसे ही मर जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस वजह से कामो माकी से ही बोलता है कि मैं इसे उलझाए रखता हूँ, तुम जब तक दूसरी कॉलोनी में चली जाओ, मतलब इस कॉलोनी को छोड़ दो। लेकिन माकी मना कर देती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो कामो 101% मर जाएगा। लेकिन कामो उसके रिप्लाई में यही बोलता है
कि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो हम दोनों मारे जाएंगे। समझ रहे हो? कर्स नायोया ने इतना ज्यादा ओवर पावर कर दिया इन दोनों को। और इसी के बाद कामो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है माकी से कि लगता है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो गए हैं उस अटैक में, और ऐसी हालत में तुम कैसे लड़ोगी? जिस पर माकी भी लाइक नो आई एम फाइन। तो इस पर कामो कहता है कि पागल है गई है। लेकिन इसी के रिप्लाई में माकी तुरंत ही बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे टाइम नहीं चाहिए, आई विल हील, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड प्लीज डोंट डाई इन दोज 5 मिनट्स। जिस पर कामो भी लाइक आई विल ट्राई। लेकिन बंदा ये चीज मन से नहीं बोल रहा था, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मरे या फिर जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फाइट होती है शुरू नायोया और कामो के बीच, जिसके के दौरान नायोया सबसे पहले कामो पे अटैक करता है, लेकिन कामो अपने ब्लड के थ्रू वेब क्रिएट करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है सो डैट माकी वहां से निकल सके। और क्योंकि माकी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी तो वो उसे फील भी नहीं कर सकता था, सेंस नहीं कर सकता था कि कहाँ पर है वो। और इस दौरान कामो यही सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है ही, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डेड कर्स। और डेड कर्स से इसका मतलब था हानामी से। लेकिन स्टिल कामो को इतना समझ में आ गया था कि जब ये अपनी स्पीड काफी ज्यादा तेज करता है तो खुद को एक शेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सो डैट इसे खुद की ही स्पीड से डैमेज ना पहुंच जाए। जिस वजह से अकॉर्डिंग टू हिम जो शेल है इसका, उसके अलावा सारी जगह इसकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, आसानी से डैमेज पहुंचाया जा सकता है। और वही सारी जगह वो कामो के ब्लड से बचा रहा है, क्योंकि अगर कामो का ब्लड उनमें चला गया तो जो कर्सेज होते हैं वो ब्लड मैनिपुलेशन का जो यूज़र होता है उनसे बच के रहते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में होता है पॉइजन। इतने में नायोया अटैक कर देता है और उसी अटैक के दौरान कामो बड़ी ही चालाकी से नायोया के पीछे जो वेल्व लग रहा है उसमें अपना ब्लड डाल देता है, जिसपे नायोया भी चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद जब नायोया फिर से कामो पे अटैक करने वाला होता है तो कामो उसी जगह पे अपने पियर्सिंग ब्लड के थ्रू अटैक करता है जहाँ पर कि उसको लगता है कि कमज़ोर है वो। एंड एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कामो ने सोचा था, उस जगह पे जेन्युइनली उसको डैमेज पहुंचता है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कामो क्या सोच रहा है, और वो थी उसकी मदर, कि वो क्या बोलेंगी अगर मैं यहाँ पे आज मर जाता हूँ। क्या वो मुझे ब्लेम करेंगी क्लैन का हेड ना बन पाने के लिए, या फिर उनको उस घर में इज्जत ना दिला पाने के लिए। और जब वो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, इतने में नायोया उसके ठीक पास पहुंच चुका होता है। जी हाँ, बंदा रुका नहीं होता है, डैमेज लेने के बावजूद कामो की तरफ बढ़ रहा होता है और उस पर फिर से अटैक करता है। लेकिन कामो फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन नायोया फिर से अटैक करता है। और जब ऐसा फील हो रहा होता है कि कामो मरने ही वाला है, तो तभी वहां पे अचानक से 2 वियर्ड सॉर्सरर्स की एंट्री होती है, जिनमें से एक था बुड्ढा, दूसरा था टकला। जिसमें से बुड्ढा तो चिल्ला रहा था कटाना और टकला चिल्ला रहा था सूमो। अब ये दोनों चिल्ला चिल्ला के ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये बुड्ढा कटाना से बहुत प्यार करता था। बंदा कलिंग गेम के दौरान फाइट करने की जगह कटाना ढूंढने में लगा हुआ है सब जगह, और इस बंदे को सूमो से बहुत प्यार था। फाइट करने की जगह समो से सूमो की पूछ रहा है कि सूमो रेसलिंग करना चाहोगे, सूमो रेसलिंग करोगे मेरे साथ, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं है ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, बस रैंडमली इस फाइट के बीच में आ जाते हैं एक साथ। जिस पर कामो भी लाइक हु, ये कौन है? लेकिन नायोया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कामो पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे माकी की एंट्री होती है जो कि कामो को बचाती है उसके अटैक से। जिस पे कामो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि माकी ने 5 मिनट मांगे थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं। और जब वो माकी से इतनी जल्दी आने का रीजन पूछता है तो माकी बोलती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कामो उसकी कंडीशन से समझ ही जाता है कि अभी भी माकी ढंग से रिकवर नहीं हुई है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कॉलोनी छोड़ के भाग जाना चाहिए। अब माकी के हाथ में कटाना देख के ये बुड्ढा बौखलाया था और तुरंत ही उसकी तरफ भागता है। जिसके बाद आई डोंट नो व्हाई, लेकिन माकी उसकी तरफ तलवार फेंक देती है अपनी। लेकिन जैसे ही इस बंदे के हाथ में वो कटाना आती है, ये चारों ही ओवरवेलम फील करने लग जाते हैं इस बुड्ढे की प्रेजेंस से। और इसके बाद हमें नरेटिवली ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि डायडो यानी ये बुड्ढा एक स्पेशल केस है सारे कलिंग गेम प्लेयर्स में, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए जाना जाता है। और बंदा तभी फाइट करता है जब इसके हाथ में तलवार हो, क्योंकि ये कर्स एनर्जी तो यूज करता ही नहीं। इसलिए इन लोगों को जिस चीज ने ओवरवेलम किया था वो इसकी कर्स एनर्जी नहीं थी, वो उसकी कटाना पकड़ने के बाद जो प्रेजेंस, जो पर्सनैलिटी थी, उसकी वजह से ओवरवेलम फील कर रहे थे, घबरा गए थे। इसका जब ये बुड्ढा स्विंग करता है इस स्वॉर्ड को नायोया की तरफ, तो नायोया घबरा के बार बार बचता है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत स्क्रैच आ ही जाता है उस पे इस अटैक का। पर तभी इस बुड्ढे को रियलाइज होता है कि ये एक बीविज्ड ब्लेड है जो कि अपना विल्डर खुद चुनता है। यानी समझ रहे हो,
माकी ने इस बुड्ढे की तरफ नहीं फेंकी थी तलवार, ये खुद उस बुड्ढे के पास गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस ब्लेड में यानी इस कटाना में माई की प्रेजेंस है, कुछ हिस्सा है। जो होने का रीजन तुम्हें समझ में आ ही गया होगा अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो। जिसके बाद नाया इस बुड्ढे पर अटैक कर देता है, लेकिन ये बुड्ढा डॉज कर लेता है और हमें ये एक्सप्लेन करा जाता है, रिवील करा जाता है कि ये बुड्ढा क्योंकि इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो ये किसी भी तरीके की स्पिरिट को देख ही नहीं सकता। यानी समझ रहे हो, बंदा एग्जैक्टली माकी की तरह है जैसे कि वो पहले थी, जो सुन के माकी भी शौक हो जाती है। लेकिन भाषा ये बुड्ढा डरता नहीं है और ये बोलता है कि हाँ मैं नहीं देख सकता स्पिरिट्स को, लेकिन स्टिल स्पिरिट के अलावा अगर मैं सब कुछ देख सकता हूँ तो इसका मतलब भी तो यही हुआ ना कि मैं स्पिरिट को भी देख सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए लिटरली ये बुड्ढा सिर्फ एक स्लैश के साथ उस कर्स नाया को 2 हिस्सों में बांट देता है। जो चीज देख के ना तो नाया को यकीन होता है ना ही माकी को, क्योंकि जब माकी स्विंग करती है अपने ब्लेड को तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो गहरी सोच में चली जाती है कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकती, क्या डिफरेंस है मुझ में और उसमें, यानी तोजी फुशिगोरो में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये टकला यानी कापा जैसा दिखने वाला इंसान अपना डोमेन यूज करता है। अब क्योंकि ये पुराने जमाने का डोमेन था इसलिए ये काफी ज्यादा सिमिलर था सिंपल डोमेन से। अरे वही डोमेन जो कि रूल्स के बेसिस पे काम करते हैं, इस वीडियो में बात करी थी ना मैंने। इसके बाद हमें मियो यानी इस कापा जैसे दिखने वाले बंदे के डोमेन के बारे में बताया जाता है कि कैसे इसका डोमेन सूमो रेसलिंग के अलावा सारी चीजों को कट ऑफ कर देता है रियलिटी से। यानी इसके डोमेन में सूमो के अलावा बंदा और कुछ कर ही नहीं सकता। और इसी चीज के लिए इस बंदे का डोमेन बाइंडिंग वो यूज करता है, जिसकी शर्त के तौर पे जब तुम्हारा ओपोनेंट हाँ करेगा खेलने के लिए तभी तुम इस डोमेन का यूज कर सकते हो, यानी सूमो फाइट कर सकते हो उसके साथ। नॉट दैट स्ट्रांग राइट, क्योंकि यार तुम्हारा ओपोनेंट ही मना कर देगा तो इस डोमेन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन स्टिल माँ की यहाँ पे हाँ करती है और ये चीज सुन के कामो बिल्कुल शॉक्ड एंड ऑनेस्टली ये बंदा उससे भी ज्यादा शॉक्ड, क्योंकि भैया किसी ने तो हाँ करी उसके साथ सूमो खेलने के लिए, आई मीन फाइट करने के लिए। अब माकी को ऐसा करते हुए देख कामो उससे पूछता है कि भैया सोच क्या रही हो, तुम क्या करना चाह रही हो। तो इस पे माँ की रिप्लाई में बोलती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, थोड़ा मुझे रिलैक्स करने दो। और ऐसा कहते हुए वो उस कापा के साथ यानी कापा जैसे दिखने वाले आदमी के साथ सूमो फाइट शुरू कर देती है। अब इस फाइट के दौरान हम ये देखते हैं कि माकी के इतने ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो इस बंदे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, उल्टा एक ही दांव में ढेर हो जाती है। इसके बाद मियो यानी ये कापा जैसा दिखने वाला आदमी माकी से बोलता है मुझे पता है तुम्हें इससे कहीं गुना ज्यादा दम है, तुम्हारे इस रिंग में एंटर करते ही मैं समझ गया था अगर मैंने थोड़ी भी ढील बढ़ती तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही हो। इसके बाद माकी पता नहीं इस बंदे से कुछ बोलती है, लेकिन इसी दौरान हमें नरेटिवली एक्सप्लेन करा जाता है कि माकी के पास कोई भी नहीं था, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसको कि वो टीचर बोल सके। जी हाँ, यहाँ तक गोजो भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं था कि वो ज्यादा ही घमंडी थी या फिर किसी पर उसे विश्वास नहीं था। इट्स सिंपल डेट उसे किसी पर रिलाय नहीं करना था, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें ये रिवील कराया था जो माकी उस बंदे से बोल रही थी वो उस समुराई के बारे में बोल रही थी कि उस समुराई के कहने का क्या मतलब था कि अगर मैं स्पिरिट के अलावा सब कुछ देख सकता हूँ तो यानी मैं स्पिरिट को भी देख सकता हूँ। जिस पे टकला बोलता है अच्छा इसकी बात कर रही हो, चलो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं तुम्हें सूमो खेलते खेलते समझा सकता हूँ बस। इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिसके दौरान ये कापा यानी ये टकला माकी को काफी सारी चीजें बताता है। लेकिन सिंपली अगर मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊं कि माकी ने अपने आप को लिमिट कर रखा था अपने अपोनेंट तक, यानी उसके सामने दिखने वाली चीज तक। बट जो माकी लैक करती है वो है फ्रीडम टू एनालाइज इट्स सराउंडिंग, और ऐसा वो तभी कर सकती है जब वो अपने अपोनेंट पे ढंग से कंसंट्रेट करे, उसकी सराउंडिंग पे भी कंसंट्रेट करे और उसके साथ जो फाइट हो रही है उसे एक्सपीरियंस करे, फील करे अपनी बॉडी के थ्रू। आई नो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना सुन के इतना समझ के माकी अनदर लेवल पे चली जाती है और उस डोमेन से बाहर निकलने के बाद बोलती है आई फील अमेजिंग। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, वहां पे प्रेजेंट सारे लोग ये फील कर सकते थे, लेकिन वो इसी सोच में थे कि इस कापा ने यानी मियो ने माकी के साथ इतने छोटे से टाइम में किया क्या, सो वो इतना ज्यादा बदल गई। इसके बाद हमें नरेटिवली एक्सप्लेन कराया जाता है कि जैसे कि पहले ही मेंशन हो चुका है कि इस कापा का बैरियर हर चीज को एलिमिनेट कर देता है सिर्फ सूमो को छोड़ के, और हर चीज से मेरा मतलब है हर चीज इंक्लूडिंग टाइम ऑल्सो, जिस वजह से इस कापा का बैरियर एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करता है जहाँ पे टाइम बहुत जल्दी जल्दी फ्लो होता है। एक तरीके से यूं समझ लो बाहर के कंपैरिजन में बहुत तेज, क्योंकि इन्होंने लगभग 1000 राउंड्स खेले थे, लेकिन रियलिटी में जो बाहर का टाइम था वो 1 मिनट भी पास नहीं हुआ था।
अब माकी को देखते ही नाया रॉकेट में कन्वर्ट होकर फिर से वही अटैक करने की कोशिश करता है, राउंड राउंड घूम के और स्पीड तेज करके। जो देख के कामो भी थोड़ा टेंशन में आता है क्योंकि पिछली बार माकी की बहुत बुरी हालत हुई थी उस अटैक से। बट इस बार ये दोनों भी यहाँ पर थे लेकिन ये बुड्ढा कट करने की सोच रहा होता है सब कुछ, और ये टकला सुमो करने की सोच रहा होता है। बस लड़ाई की तो उन्हें पड़ी ही नहीं है। जो देख के कामो भी उनसे पूछ पड़ता है कि भैया तुम चाहते क्या हो, क्या करने आए हो यहाँ पे, क्यों रिकार्नेट हुए हो, कलिंग गेम में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिस पे दे बोथ भी लाइक नो आइडिया क्योंकि उन दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। बस इस बंदे को कटाना के साथ सब कुछ काटने की पड़ी है और इसे सूमो करने की पड़ी है, स्पेशली माकी के साथ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था नायोया, जिसको कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्यों ओवरवेलमिंग स्पीड के बावजूद वो माकी को पकड़ नहीं पा रहा है। और इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है कि माकी नायोया को सीरियसली ले ही नहीं रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी बड़ी ही इजीली बच रही होती है उससे और सोच रही होती है कि विदाउट ग्लासेस वो पहले कर्सेस को देख भी नहीं पाती थी, जबकि सारे लोग देख सकते थे। लेकिन अब माई यानी उसकी बहन की हेल्प से वो अब ऐसा कर सकती है, कर्सेस को विदाउट ग्लासेस भी देख सकती है। और इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी कि अब वो बाकी सब की तरह उनकी तरफ फाइट कर सकती है। आई मीन कर्सेस को आसानी से एक्सॉर्सिस कर सकती है। और जब उसने ऐसा सोचा था तभी उसने अपनी लिमिट सेट कर ली थी, जबकि वो कर्सेस के अलावा भी काफी चीजें देख सकती है, फील कर सकती है। और वो अपने इस फाइट में पिछले एक्शंस पे गौर करती है और तोजी को सुपीरियर का दर्जा देते हुए बोलती है, और अगर वो बंदा होता तो इतनी हाई स्पीड के साथ जो अटैक हुआ था उसके साथ उसको भी डिफ्लेक्ट कर देता। और इसलिए माकी को समझ में आ जाता है कि बाकी सभी की तरह ही होना काफी नहीं है उसके लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी है जो वो देख सकती है, कर सकती है, बाकी सब नहीं। इसके बाद हम देखते हैं माकी को जो कि मिड एयर में नायोया के अटैक को डॉज कर लेती है, जो देख के नायोया कंप्लीटली शॉक्ड। और फिर से हमें माकी की थिंकिंग दिखाई जाती है, जिसमें कि हमें ये शो करा जाता है कि माकी जो देख सकती थी, फील कर सकती थी, वो थी एयर, उसका प्रेशर, उसकी टेम्परेचर, उसकी डेंसिटी, जो कि सिर्फ वही कर सकती है अपनी सेंसेस के साथ। अब इस सब के बाद माकी के इतने टाइम तक डॉज करने के बाद वो फाइनली एक मुक्के के थ्रू नायोया पे अटैक करती है। लेकिन नायोया अपने आप को संभालते हुए बोलता है, अरे पागल है क्या, तो ये क्या लगता है मैं क्या हूँ, एक कर्स स्पिरिट हूँ, और एक मुक्के का मेरे ऊपर क्या ही असर होगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल में अचानक से कापा वहां पे पहुंच जाता है और अपने टकले के थ्रू उस पे अटैक करता है। और इससे पहले कि नायोया खुद को संभाल पाता, वो बुड्ढा आता है और फिर से उसके 2 हिस्से कर देता है, जिसको फिर से हील करने की कोशिश तो करता है नायोया, लेकिन माँ की पीछे से आके एक किक के थ्रू उसके ऊपर वाले हिस्से को दूर फेंक देती है और वो हिस्सा गायब होने लग जाता है। और पता नहीं क्यों नायोया को माकी से तोजी की फील आने लगती है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ नायोया डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, चुरगिलास करके ये तीनों शॉक्ड। और ये डोमेन एक्सपेंशन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि ये ओपोनेंट को हिलने तक का मौका नहीं देता है, यानी अगर इस डोमेन में तुम हिलोगे तो तुम खुद को ही डैमेज पहुंचाओगे। इसके बाद नायोया ये एक्सप्लेन करता है कि जिसको भी वो इस डोमेन में छूता है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग ना मूव करे, यानी उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है, यानी उसकी सेट जो स्पीड है, तो उसके अपोनेंट का एक एक सेल फ्रीज हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर तुम जबरदस्ती करोगे, मूव करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा कुछ ऐसा हाल होगा। इसके बाद तुम सोच रहे होगे कि नायोया क्या अपने असली रूप में आ गया है, इंसानी रूप में, तो नहीं, उसका कुछ ऐसा रूप है। और वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सोच रहा होता है कि माकी कहाँ पे गई। अब वो उसे महसूस भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी है नहीं, और कम से कम वो इस मामले में तो माकी को तोजी की तरह मानता है। और जब वो ये चीजें सोच रहा था तो अचानक से पता नहीं क्यों ये बुड्ढा अटैक करने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में इसका हाथ ही उखड़ के अलग हो जाता है विद हिज स्वॉर्ड, जो देख के नायोया इरिटेट हो जाता है और ये बोलता है, अरे पागल है क्या, तो समझ में नहीं आ रहा, दिस इज पॉइंटलेस। लेकिन तभी वही स्वॉर्ड उसके पीछे से उसका सीना चीरते हुए आगे निकलती है। और इसी के बाद हमें नरेटिवली ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि क्योंकि माकी और तोजी जैसे इंसानों में कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, तो जितनी भी बैरियर टेक्निक्स हैं इंक्लूडिंग डोमेन, उनको बिल्डिंग या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर या फिर कुल मिला के बोलूँ नॉन लिविंग थिंग में ही इंक्लूड करता है। और इसलिए तो माकी और तोजी को किसी भी तरीके का बैरियर रोक नहीं सकता अंदर या बाहर जाने से, ओनली ऑन वन कंडीशन कि वो बैरियर फिजिकली मेड नहीं होना चाहिए, यानी जो शेल है वो फिजिकली किसी चीज से नहीं बना होना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाई जाती है माकी, जिसने कि बैरियर में घुसते ही नायोया पे अटैक कर दिया था उसके बिना पता लगे। इसके बाद हमें दिखाई जाती है माई, जो कि माकी से बोलती है कि अब तो मैं समझ में आया ना
तुम्हारा पोटेंशियल। चलो भले ही मुझे बुड्ढे के हाथ में क्यों ना जाना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें समझ में तो आ गया सब कुछ। और वो जाते जाते ये भी बोलती है, यू रियली वर एबल टू डिस्ट्रॉय इट ऑल। इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है, नरेटिवली एक्सप्लेन कराया जाता है कि माकी के पास जो ये टूल है वो काफी हद तक सिमिलर है, या फिर बोलूं रेप्लिका है तोजी के उस टूल का जिसको कि तुमने सीजन फर्स्ट में देखा होगा, नेम्ड एज सोल लिबरेशन ब्लेड, जो कि किसी भी तरीके की हार्डनेस को इग्नोर करता है और सीधे सोल पर वार करता है। बट इसका फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए तुम्हें सोल्स दिखनी भी चाहिए। लेकिन भैया नाओया अभी भी कॉन्फिडेंट रहता है कि वो जीत सकता है, और वो ये बोलता है माकी से, अबे भैया तू बावली है का, तुम सही में रिग्रेट करोगे कि तुमने मुझे एक ही बार में क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि अब तुम मेरे डोमेन में हो और तुम हिल नहीं सकती। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ज्यादा क्रीपी बनते हुए माकी पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंग फॉर हिम माकी उसी स्वॉर्ड से उसके 2 हिस्से कर देती है बीच से, जो देख के ये कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि माकी हिल पा रही है। और इसके बाद हमें ये एक्सप्लेन कराया जाता है कि क्योंकि माकी पे 0 कर्स एनर्जी है, इसलिए उस डोमेन का श्योरेट इफेक्ट उस पे हुआ ही नहीं, क्योंकि उस डोमेन ने माकी को एक लिविंग थिंग की तरह रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। एंड एट लास्ट इस तरह नाओया का एंड होता है फाइनली, और माकी को अपने फुल पोटेंशियल का अंदाजा होता है। दैट्स इट। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब क्योंकि अगली फाइट होने वाली है यूकी और केंजाकू के बीच, यानी 2 स्पेशल ग्रेड्स के बीच, तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 10,000 लाइक्स। और प्लीज यार पूरे जरूर करा देना, कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ यार, कंसिस्टेंटली तुम टारगेट भी तो पूरे करा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।